हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग केमिकल काइनेटिक्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कोलिजन थ्योरी के बारे में कि एक रिएक्शन कब होती है, जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड होते हैं। सिर्फ कोलिजन होने से कुछ नहीं होता, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी, ताकि उनका जो कोलिजन हो वो इफेक्टिव हो। और थ्रेशोल्ड एनर्जी से भी कुछ नहीं होता, जब वो कोलाइड कर रहे हैं तो उनका ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। तो कोलिजन थ्योरी को अगर हम कलेक्टिवली मिलाकर हमने एक लास्ट फॉर्मूला ड्राइव किया था, दैट इज के इक्वल्स टू ए ई पावर माइनस ई ए बाय आर टी। इस इक्वेशन को कहा जाता है आर्हीनियस इक्वेशन। आर्हीनियस इक्वेशन, इसमें के क्या है? के है रेट कांस्टेंट। ए क्या है? ए है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं इसको, और इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहा जाता है, जो कि कांस्टेंट है। और ई क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। और आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 8.314 जूल पर मोल केल्विन, या फिर आप इसको 25/3 भी ले सकते हैं। और टी क्या है? टेम्परेचर इन केल्विन। तो अगर हम इस आर्हीनियस इक्वेशन को थोड़ा सा और सॉल्व करें तो हमारे पास क्या बनकर आएगा? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को करने के लिए आप इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म यूज करते हैं। तो इंटीग्रेटेड इक्वेशन, तो हमारे पास है k इक्वल्स टू ए ई पावर माइनस ई ए बाय आर टी। टेक लॉग ऑन बोथ साइड। तो एल एन के इक्वल्स टू एल एन ए डॉट ई पावर माइनस ई ए बाय आर टी। क्या होता है लॉग एम इंटू एन? दैट इज लॉग एम प्लस लॉग एन। आपको पता है लॉग एक्स पावर ए क्या होता है? ए लॉग एक्स, तो पावर आगे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस ई ए बाय आर टी। और एल एन ई कितना होता है? एल एन ई होता है 1, तो ये 1 हो जाएगा बचा हुआ। अब आपको पता है एल एन किसके बराबर होता है? 2.303 लॉग बेस 10। तो यहां पर आप लिख लें एल एन को 2.303 लॉग बेस 10 के। इधर भी लिख लें 2.303 लॉग ए माइनस ई ए बाय आर टी। तो लॉग के, ऐसा करें यहां से 2.303 को कॉमन ले लें। तो अगर आप यहां से 2.303 को कॉमन लेंगे तो आपके पास आएगा लॉग ए माइनस ई ए ओवर 2.303 आर टी। तो 2.303 से 2.303 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास फाइनल इक्वेशन क्या आएगी? लॉग के इक्वल्स टू लॉग ए माइनस ई ए ओवर 2.303 आर टी। दिस इज द फाइनल इक्वेशन फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ये भी आर्हीनियस इक्वेशन है। तो अगर हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना चाहें तो थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लें। लॉग के इक्वल्स टू माइनस ई ए ओवर 2.303 आर 1/t प्लस लॉग ए। तो अगर आप इसका ग्राफिकल प्लॉट करेंगे तो ये है आपके पास y एक्सेस, ये है x एक्सेस। तो प्लॉट कर रहे हैं हम लॉग के वर्सेस 1/t।
तो ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन। तो y एक्सिस पर हमने लिया है log k को और x एक्सिस पर हमने लिया है 1 टेम्परेचर। तो स्लोप आपकी नेगेटिव है और इंटरसेप्ट है log a, इंटरसेप्ट है कुछ, तो ग्राफ यहां से कहीं शुरू होगा। ये आपका इंटरसेप्ट है log a, मतलब इतना वैल्यू log a है। नेगेटिव स्लोप है तो ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा। और इस ग्राफ का स्लोप कितना है? इस ग्राफ का स्लोप है -EA/2.303 r। इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ बहुत, क्योंकि जेई में इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। आपको क्वेश्चंस में स्लोप दे दिया जाता है, तो आपको पता है स्लोप किसके इक्वल होती है? -EA/2.303 r। तो वहां से आप स्लोप को उसके इक्वल करेंगे और वहां से आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए कहा जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास। सेम अगर आप लॉग के बेसिस पर नहीं करना चाहते तो आप इसका लॉग बेस ई की टर्म में भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो ग्राफ तो सेम ही होगा, ln के 1 टेम्परेचर, कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट होगा ln a, और नेगेटिव स्लोप होगी तो ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा। और इस ग्राफ की जो स्लोप होगी वो होगी -EA/r। तो ये था आपके पास आर्हेनियस इक्वेशन। तो थोड़ी और बातें करें अगर हम आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में, तो क्या है आर्हेनियस इक्वेशन? k इक्वल्स टू a e पावर -EA/RT, ये है आर्हेनियस इक्वेशन। तो अगर आप यहां पे बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट क्या हो सकता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट k वो a के बराबर हो सकता है। मैक्सिमम वैल्यू k की जो होगी वो a के बराबर हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपका ये जो मैक्सिमम वैल्यू है e का, अगर हम यहां पे बात करें, अगर हम टेम्परेचर कितना कर दें, अगर हम टेम्परेचर इन्फिनिटी कर दें, इन्फानाइट, तो 1/∞ कितना होता है? 0। e⁻0 कितना होगा? 1। तो मैक्सिमम वैल्यू 1 है e की, तो अगर ये 1 हो गया तो k किसके बराबर आएगा? a के बराबर आएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट होती है जब टेम्परेचर इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, पहला। दूसरा, या फिर एक्टिवेशन एनर्जी किसको अप्रोच करे? एक्टिवेशन एनर्जी 0 को अप्रोच करे। अगर एक्टिवेशन एनर्जी 0 को अप्रोच करेगा तो e⁻0 1, तो अगेन k किसके बराबर आएगा? a के बराबर आएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट क्या हो सकती है हमारे पास? इट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी फैक्टर या फिर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। सेकेंड, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन कैन बी पॉजिटिव, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ती है। 0 भी हो सकती है, हो सकता है मॉलिक्यूल्स के पास पहले ही उतनी एनर्जी है कि वो थ्रेशोल्ड बैरियर को क्रॉस कर पा रहे हैं, तो आपको एक्सटर्नली कोई एनर्जी सप्लाई नहीं करना पड़ेगा, बट कैन नॉट बी नेगेटिव। एक्टिवेशन एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, पॉजिटिव हो सकती है, 0 हो सकती है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती। नेक्स्ट, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उससे रेट कांस्टेंट का वैल्यू इंक्रीज होता है, तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी, रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। तो अगर इसको आप ग्राफिकली देखना चाहते हैं कि किस तरीके से वेरिएशन होता है, तो एक तरफ आप ले लें टेम्परेचर, एक तरफ आप ले लें रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? रेट कांस्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू a हो सकती है। तो जब आप इसका एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन देखते हैं तो आप देखते हैं कि जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, फिर बीच में बड़ा एब्रप्ट इंक्रीज आता है और आखिरी में जाकर कांस्टेंट हो जाता है।
तो कुछ ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट विद टेम्परेचर। तो अब एक बात तो आपको यहां पे समझ आ रही है कि जो रेट कांस्टेंट होता है, रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है किसके ऊपर? रेट कांस्टेंट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट है ये बात बहुत ज्यादा। रेट कांस्टेंट और किसी भी फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेकिन अगर टेम्परेचर वेरी होगा फॉर सेम रिएक्शन तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी बदल जाती है। फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट कांस्टेंट ऑलमोस्ट बिकम डबल और ट्रिपल। तो रेट कांस्टेंट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर फॉर सेम रिएक्शन। तो क्या है हमारे पास इक्वेशन, आर्हेनियस इक्वेशन? तो मान के चलिए आपके पास है एट टेम्परेचर T1, एट टेम्परेचर T1, टेम्परेचर T1 पर मान लीजिए रेट कांस्टेंट क्या है? K1। तो क्या इक्वेशन होगी आर्हेनियस? ln K1 इक्वल्स टू ln A, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर फॉर सेम रिएक्शन कांस्टेंट रहता है, माइनस EA ओवर 2 नहीं आएगा क्योंकि हम अभी ln की टर्म में चल रहे हैं, EA बाय R T1। ये होगी इक्वेशन नंबर 1। अब मान के चलिए आपने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा के कर दिया आपने T2, तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा? K2। तो ये हो जाएगा ln K2 इक्वल्स टू ln A माइनस EA ओवर R T2। एक बात को हमेशा याद रखेंगे, नोट है ये, एक्टिवेशन एनर्जी एंड प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर आर टेकन कांस्टेंट फॉर सेम रिएक्शन। अगर आप एक ही रिएक्शन का टेम्परेचर वेरी कर रहे हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सेम रिएक्शन के लिए दोनों वैल्यूज क्या रहती हैं? कांस्टेंट रहती हैं। तो जरा माइनस कर लें इसको, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा ln K2 माइनस ln K1 इक्वल्स टू ln A माइनस EA बाय RT2 माइनस माइनस जाएगा तो यहाँ साइन बदल जाएंगे, ln A प्लस EA बाय RT1। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या होता है log m माइनस log n? log m बाय n। क्या कॉमन है यहां से? EA बाय R कॉमन है। क्या बचेगा अंदर हमारे पास? 1/T1 माइनस 1/T2। तो ये है हमारे पास इंटीग्रेटेड आर्हेनियस इक्वेशन एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर। इंटीग्रेटेड आर्हेनियस इक्वेशन एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर। अगर आप ln तो नहीं सॉल्व करते हम, तो इसको log में कन्वर्ट कर लें। ln किसके बराबर होता है? 2.303 log K2 बाय K1 इक्वल्स टू EA ओवर R 1/T1 माइनस 1/T2। ये 2.303 log मल्टीप्लाई में इधर ले आए इसको, तो आपके पास हो जाएगा log K2 बाय K1 इक्वल्स टू EA ओवर 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। दिस इज द फाइनल इक्वेशन फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो अगर हम बात करें कोलिजन थ्योरी में, कोलिजन थ्योरी में आप लोगों को दो फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से याद करने होते हैं। कौन से दो फॉर्मूलाज? पहला फॉर्मूला, अगर आप एक सिंगल टेम्परेचर पर बात कर रहे हैं तो log K इक्वल्स टू log A माइनस EA ओवर 2.303 RT।
और अगर आप दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे बात कर रहे हैं तो इस इक्वेशन को आप यूज करेंगे फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो आपको क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा, या फिर आपसे कहा जाएगा कि रेट कांस्टेंट, न्यू रेट कांस्टेंट कितना होगा अगर टेम्परेचर को वेरी किया गया है। तो यही सब प्रॉब्लम्स आपसे पूछी जाती हैं। तो जरा न्यूमेरिकल कर देखते हैं इसके ऊपर। तो जैसे क्वेश्चन है आपके पास, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी आपको दिया जा रहा है क्वेश्चन में 94.14 किलोजूल पर मोल, और वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट का वैल्यू भी दिया जा रहा है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁻1 सेकेंड इनवर्स, और टेम्परेचर भी दिया जा रहा है 313 केल्विन। और आपसे कहा जा रहा है कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी फैक्टर। तो आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर क्या होता है, ए। आपको फ्रीक्वेंसी फैक्टर बताना है। तो आप जानते हैं अगर सिंगल टेम्परेचर पर बात हो रही है तो आप कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, इंटीग्रेटेड इक्वेशन, इंटीग्रेटेड आर्रीनियस इक्वेशन, दैट इज log k इक्वल्स टू log a माइनस EA ओवर 2.303 RT। तो बस आपको यहाँ पे वैल्यूज को पुट करना है। तो जरा सॉल्व करते हैं इसको। तो log k का वैल्यू कितना है आपके पास 1.8 इंटू 10⁻⁻1 इक्वल्स टू ए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, EA एक्टिवेशन एनर्जी। ध्यान रखना एक्टिवेशन एनर्जी जूल्स में लेनी होती है। तो 94.14 जूल को, किलो जूल को कन्वर्ट कर लें जूल्स में, तो 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी 94.14 इंटू 10⁻³ ओवर 2.3। आर का वैल्यू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, आर की वैल्यू आप 25/3 भी ले सकते हैं जूल पर मोल केल्विन, या फिर आप 8.314 जूल पर मोल केल्विन भी यूज कर सकते हैं। तो हम 25/3 ले लेते हैं, और टेम्परेचर आपको क्वेश्चन में दिया गया है 313 केल्विन। तो बस अब आप इसको सॉल्व करेंगे। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो इस पूरे फैक्टर को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास लगभग आएगा, इस पूरे को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास log m प्लस log n log a। यहाँ पर अगर आप सॉल्व करेंगे तो 94.23 हो जाएगा। तो इसको डेसिमल हटाएं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपके पास लगभग 10, इसको लगभग 94 ही मान लें अगर हम, तो 3 पर कितना हो जाएगा, 3 3 9 2 6, 4 पर 4 3 12 और 4 2 8 और 1 9। तो लगभग देखें अगर हम तो ये 23 1 जा और ये 23 4 जा। और क्या कैंसिल आउट कर सकते हैं हम यहाँ पे, तो ये आपके पास 313 केल्विन है, तो 3 1 जा 3 1 जा 3 0 3 4 जा 12। अप्रॉक्सीमेशन से कर रहे हैं हम इसको, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं हम इसकी। तो ये हो जाएगा आपके पास 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 6 जा ये 25 है, तो 25 1 जा ये आपके पास 1000 है, तो 1000 कर लें इसको, एक ज़ीरो यहाँ लगा दो। 25 1 जा 4 जा, इसको भी 25 ही मान लें 4 जा, तो लगभग कितना हो गया ये 4 4 जा 16, तो -16 हो गया ये। 1.8 है, log 2 मान लें इसको, log 2 का वैल्यू 0.3 माइनस क्या होता है log x पावर a log x, तो ये हो जाएगा माइनस log 10 का वैल्यू 1 इक्वल्स टू log a -16, तो कितना हो जाएगा ये -0.7, और ये माइनस का 16 यहाँ जाएगा तो प्लस का 16 log a
तो ये हो जाएगा आपके पास लगभग 16 माइनस 0.7 15.3, ये हो गया लॉग ए। अब लॉग उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, एंटी लॉग, एंटी लॉग ऑफ 15.3। कैसे लेते हैं एंटी लॉग, ये जो 15 है ये तो सीधा 10 की पावर में चला जाएगा, और ये जो बचा 0.3 ये किसी ना किसी लॉग की वैल्यू होती है, तो लॉग 2 होता है 0.3, तो ये आ गया आपके पास फ्रीक्वेंसी फैक्टर। तो आपका आंसर आ रहा है 2 इंटू 10⁻15। तो के और ए की यूनिट सेम ही होती है, तो इसकी यूनिट्स भी क्या होंगी, सेकंड इनवर्स। कैलकुलेशन है, आप इसको करके देख सकते हैं। जैसे और क्वेश्चन है आपके पास, एक और क्वेश्चन है, द रेट कांस्टेंट of a reaction is 1.2 into 10⁻³ second inverse at 30 degree Celsius and 2.1 into 10⁻³ second inverse at 40 degree Celsius। आपसे कहा जा रहा है कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। तो आपको पता है जब दो टेम्परेचर पर बात हो रही होती है तो आपको यहां पर अरीनियस का सेकेंड इंटीग्रेटेड इक्वेशन यूज करना होगा, दैट इज log K2/K1 इक्वल्स टू EA over 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। तो जरा यहां पर हमें कैलकुलेशन करते वक्त ध्यान रखना है कि जो टेम्परेचर होंगे वो किस में होने चाहिए, केल्विन में होने चाहिए। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो पहला टेम्परेचर आपको दिया गया है 30 डिग्री, 273 ऐड कर लें इसमें, तो ये आपके पास हो जाएगा 3 7 3 10 303 केल्विन। सेम आपको सेकंड टेम्परेचर दिया गया है 40 डिग्री, उसमें भी 273 ऐड कर लें, तो ये आपके पास हो जाएगा 313 केल्विन। बस अब तो आपको सारी वैल्यूज पता है, T1 पता है, T2 पता है, K2 K1 क्वेश्चन में दिए गए हैं, वहां से आपको EA कैलकुलेट करना है। तो सॉल्व करते हैं। लॉग K2 कितना क्वेश्चन में, K2 ये रहा हमारे पास, दैट इज 2.1 इंटू 10⁻³ और K1 है क्वेश्चन में 1.2 इंटू 10⁻³ इक्वल टू EA ओवर 2.303, R का वैल्यू 25/3 ले रहे हैं हम, 1/T1 माइनस 1/T2। सॉल्व कर लें इसको, इससे ये खत्म हो जाएगा, डेसिमल से डेसिमल गया, 3 7 जा 3 4 जा, क्या होता है log m/n, दैट इज log m माइनस log n। यहाँ पर आपके पास है 3EA ओवर 2.3 इंटू 25, एलसीएम ले लें यहाँ पे, 303 313 माइनस करेंगे तो ऊपर हमारे पास 10 बचेगा, इसका भी डेसिमल डाउन कर लें, 10 25 1 जा 4 जा, क्या बचा हमारे पास ऊपर, 4 3 जा 12 ओवर 23 इंटू 303 इंटू 313 इंटू EA। log 7 की वैल्यू लगभग log 7 हमारे पास हो जाएगा 0.85 के आसपास और log 4 0.6। इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा लगभग 0.25। अब ये आपका जो डिवाइड में इधर लेकर आ जाए इसको, और 12 डिवाइड में आ जाएगा। अब ये नॉर्मल कैलकुलेशन है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे
तो आपके पास जो एक्टिवेशन एनर्जी आ रही है वो आ रही है 44126.3 जूल पर मोल। तो दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये आपने देखा कि एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन सीबीएसई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन हमने किया है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी बोर्ड्स में पूछे जाते हैं और जेई में पूछे जाते हैं। तो आज आप लोगों ने देखा इंटीग्रेटेड इक्वेशन, इंटीग्रेटेड आर्हीनियस इक्वेशन, जिससे आपको या तो रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है, या तो आपको फ्रीक्वेंसी फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है, या फिर आपको एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है। एक दो बार इन न्यूमेरिकल्स को आप खुद करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।